दोस्तों, आज के इस समय में हम सभी कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे वो कोई बिजनेस हो, स्टार्टअप की शुरुआत हो या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके फाइनेंशियली ग्रोथ करने की कोशिश हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ज्यादातर सभी लोगों को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, जबकि ट्रू सक्सेस मिलने में टाइम और पेशेंस दोनों लगता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक राधा किशन दमानी जी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राधा किशन दमानी जी के बारे में। आखिर कैसे एक टिपिकल मारवाड़ी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाला लड़का बड़ा होकर इंडिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हो गया, और हमें उनकी लाइफ से कौन कौन से लेसन सीखने चाहिए जो हमें सक्सेसफुल बनाने में काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सब कुछ डिटेल में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा किशन दमानी जी का जन्म 12 जुलाई 1955 में बीकानेर के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी शेयर मार्केट में एक ब्रोकर के तौर पर काम किया करते थे, लेकिन राधा किशन जी का कभी भी मन नहीं था कि वे अपने पिता की तरह शेयर मार्केट में काम करें। इसके साथ ही उनका पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता था। यही कारण था कि उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया और खुद का एक बॉल बेयरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत को तो उन्हें कहीं और ही ले जाना था। वे अपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए तरह तरह की स्ट्रेटेजीज और ब्लूप्रिंट तैयार ही कर रहे थे कि अचानक उनके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस हादसे से राधा किशन दमानी जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उनके बिजनेस और जिंदगी की चलती हुई गाड़ी पर अचानक से फुल स्टॉप लग गया। उनके घर की जिम्मेदारियां उन पर आ गई और सारे घर वाले भी उनसे कहने लगे कि बिजनेस वगैरह छोड़ो और स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू कर दो। मजबूरी में राधा किशन जी को अपना बिजनेस छोड़कर शेयर मार्केट की तरफ अपना रुख करना पड़ा। शुरुआत में एज अ ब्रोकर उन्होंने अपने काम की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने अपना मेंटर बनाया अपने पिताजी के दोस्त मन्नू मानिक को, जिन्हें उस टाइम पर शेयर मार्केट का ब्लैक कोबरा कहा जाता था। ब्रोकर का काम करते करते राधा किशन जी को बहुत जल्द ही समझ में आ गया कि ब्रोकरेज के काम में कोई भी फ्यूचर नहीं है। एज अ ब्रोकर पूरी लाइफ काम करने के बाद भी वे कभी फाइनेंशियली फ्री और रिच नहीं बन सकते। इसके लिए उन्हें खुद के पैसों से ट्रेडिंग की शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए उन्होंने बहुत जल्द ही डिसाइड कर लिया कि वो ब्रोकरेज के साथ साथ ट्रेडिंग करना भी शुरू करेंगे। मन्नू मानिक के अंडर उन्होंने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत की और यहीं पर उन्हें दो नए साथी और मिल गए, जिनमें से एक का नाम था राकेश झुंझुनवाला और दूसरे का नाम था राजू। 90s के दशक में मन्नू मानिक को शेयर मार्केट का किंग कहा जाता था। उनके एक डिसीजन से पूरे शेयर मार्केट का भाव ऊपर नीचे हो जाया करता था। मन्नू मानिक और राधा किशन जी के पूरे ग्रुप को बियर गैंग कहा जाता था, क्योंकि ये सभी शेयर की शॉर्ट सेलिंग किया करते थे। उस टाइम पर उनके ऑपोजिट में एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के रूप में मार्केट में हर्षद मेहता अपने पांव जमाए हुए थे। हर्षद मेहता नई से नई कंपनीज के शेयर्स को इस प्रकार से मैनिपुलेट करते थे कि उनके दाम आसमान छू जाते थे। वो कम से कम दामों में कंपनी के शेयर्स को खरीदते और मैनिपुलेशन के जरिए उन्हें काफी ऊंचे दामों में मार्केट में बेच देते। इस तरह वह उस समय के सभी मार्केट प्लेयर्स से कई गुना ज्यादा पैसा छाप रहे थे। राधा किशन दमानी जी और उनकी पूरी बियर गैंग ने इसका एक सोल्यूशन निकाला और उन्होंने इस प्रोसेस को उल्टा करके पैसा कमाना शुरू कर दिया। यानी कि जब उन्हें लगता था कि किसी कंपनी के शेयर के दाम गिरने वाले हैं, तो वे उस शेयर को पहले ही बेच देते थे, और जब उस शेयर के दाम गिर जाते थे तो वे उतने ही शेयर्स कम दामों पर खरीद लेते थे। इसे ही मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेडर है और आपको एक न्यूज मिलती है कि आज हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स गिरने वाले हैं और अभी जो शेयर्स का प्राइस चल रहा है वो है 100 रुपए पर शेयर। आपने अपने ब्रोकर से कहा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के 50 शेयर्स तुरंत सेल कर दो। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि जब हमने कोई शेयर्स खरीदे ही नहीं तो हम उसे सेल कैसे कर सकते हैं। तो इसे स्टॉक मार्केट की भाषा में शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। जब आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के 50 शेयर्स 100 रुपए के भाव में सेल करते हैं तो 5,000 रुपए मिलेंगे, पर आपको वो 5,000 रुपए तब मिलेंगे जब आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के जितने शेयर सेल किए थे उतने ही वापस बाय करेंगे। अब मान लीजिए उसी दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर गिरकर 40 रुपए पर शेयर के दाम पर पहुंच गया, तो आपने अपने ब्रोकर से बोलकर मार्केट बंद होने से पहले उतने ही शेयर्स यानी कि 50 शेयर्स 40 रुपए के भाव में खरीद लिए। अब आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर के 50 शेयर्स को 100 रुपए के भाव में सेल किया, मतलब 5,000 रुपए में। फिर जब हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर की प्राइस 40 रुपए पर आई तब आपने उसके 50 शेयर्स बाय किए 2,000 रुपए में, यानी कि आपको 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस तरह आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के 50 शेयर्स भी मिले और आपने 3,000 रुपए का प्रॉफिट भी कमा लिया।
इस तरह राधाकिशन जी ने शॉर्ट सेलिंग से बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन हर्षद मेहता का स्कैम सामने आने से पूरी तरह मार्केट का हाल बिगड़ गया और साथ ही बियर गैंग पर भी कई तरह के चार्जेस लगे। इसलिए दमानी जी ने डिसीजन लिया कि वे कुछ टाइम के लिए शेयर मार्केट से ब्रेक लेंगे। उनके इस डिसीजन को लेकर सभी मार्केट प्लेयर्स को लग रहा था कि हर्षद मेहता के साथ साथ राधाकिशन दमानी का भी गेम ओवर हो चुका है। लेकिन दमानी जी ने कभी भी चिंता नहीं की कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनकी इमेज पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वे अपने डिसीजन पर अटल रहे और निकल पड़े अपने बचपन के सपने को साकार करने, यानी कि अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा करने। दमानी जी का स्टार्टिंग से ही कंज्यूमर रिटेलिंग बिजनेस में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उस टाइम की रिटेलिंग की सबसे बड़ी कंपनी अपना बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन दमानी जी को अपना बाजार के ओनर की पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया वे अपना खुद का ही एक स्टोर शुरू करेंगे। इसके लिए उन्होंने कंज्यूमर रिटेलिंग बिजनेस की सबसे बड़ी चेन वॉलमार्ट के बारे में स्टडी करना शुरू किया। यहाँ तक कि वे वॉलमार्ट के बिजनेस मॉडल को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ टाइम के लिए यूएस भी गए। यूएस से वापस आकर उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और मुंबई के पवई नाम के इलाके में एक सस्ती सी जमीन लेकर अपना पहला स्टोर खोला, जिसका नाम उन्होंने रखा डी-मार्ट। दमानी जी के पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, इसलिए उन्होंने लॉन्ग टर्म का प्लान बनाते हुए सिर्फ एक स्टोर से ही अपनी शुरुआत की। उन्होंने काफी टाइम पेशेंस रखा। फिर जैसे ही रिसेशन का टाइम आया तो उन्होंने मौका देखकर काफी कम दामों में थाने और नवी मुंबई में प्रॉपर्टीज खरीद ली। दमानी जी को यह अच्छी तरह पता था कि आगे चलकर इन जगहों पर मार्केट ग्रो होने वाला है। जैसे जैसे इन जगहों पर क्राउड इंक्रीज हुआ, दमानी जी ने यहाँ पर भी अपने 2 स्टोर्स खोल दिए। इस तरह 2004 तक आते आते उनके पास अपने 3 स्टोर हो गए। दमानी जी हमेशा से ही अपने उसूलों के बड़े पक्के रहे हैं। साल 2000 के करीब में जब सारी दुनिया और बिजनेसमैन मॉल्स की तरफ भाग रहे थे, दमानी जी ने अपने स्टोर्स पर और अपने कस्टमर बेस पर पूरा फोकस बनाए रखा। वे अपने कस्टमर बेस को और मजबूत बनाने के लिए कभी भी मॉल्स की तरफ नहीं भागे, क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते थे कि अगर उनका रिटेल स्टोर किसी मॉल के स्पेस में खोला जाएगा तो उन्हें उसका बहुत सारा रेंट भरना पड़ेगा। और दूसरा, वे कभी भी अपने कस्टमर को उतना डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे जितना वे अभी दे रहे हैं। इसी तरह नए स्टोर्स खोलने में भी उन्होंने कभी जल्दी नहीं की। वे पहले एक स्टोर को प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बना लेते थे, तभी जाकर दूसरा स्टोर खोलते थे। यही कारण था कि 2011 आते आते डी-मार्ट के पूरे देश में केवल 25 स्टोर ही थे। राधाकिशन दमानी जी की फिलॉसफी यह है कि वे अपना कोई भी स्टोर किराए की जगह पर नहीं खोलते हैं। वे केवल उसी जगह पर स्टोर खोलते हैं जो जगह उन्होंने खरीद रखी है, फिर चाहे वो मेन मार्केट से दूर ही क्यों ना हो। उनका कहना है कि इफ यू वांट द रियल ग्रोथ देन ऑलवेज इग्नोर द डेब्ट। यही वजह है कि वे कभी भी लोन के चक्कर में नहीं पड़ते। उनका सिंपल सा फंडा है कि वो सारे तरीके अपनाओ जो आपके स्टोर की कॉस्ट कटिंग कर पाए, तभी आप अपने कस्टमर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में सभी रिटेलर से कम दामों में अवेलेबल करा पाओगे। उनके इन्हीं उसूलों और प्रिंसिपल्स की वजह से ही डी-मार्ट आज इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल कंज्यूमर रिटेल स्टोर है। उन्होंने डी-मार्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कई तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाई। सबसे पहली है कॉस्ट कटिंग। अगर आप कभी भी डी-मार्ट के अंदर जाए तो एक बात पर गौर करना कि डी-मार्ट का इंटीरियर बहुत ही सिंपल रखा गया है। उसे सजाने संवारने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि डी-मार्ट अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए नहीं बल्कि अपने डिस्काउंट के लिए जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने स्टोर के स्टाफ के नंबर्स को भी कम रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। यहाँ आदमी के पास टाइम ज्यादा है और पैसे कम। अगर उसे कम दामों में अच्छी चीज मिल रही है तो वो खुशी खुशी लाइन में लगने को तैयार हो जाता है। इसीलिए डी-मार्ट के सारे स्टोर में ही बिलिंग काउंटर काफी कम होते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई सप्लाई चेन और प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रोल करने की। इसलिए उन्होंने काफी पेशेंस के साथ अपने सारे स्टोर्स खोले। वे हमेशा कहते हैं स्मॉल इज बिग, यानी कि छोटी छोटी शुरुआतों से ही एक दिन आपका बिजनेस बहुत बड़ा बन जाता है। सप्लाई चेन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने सप्लायर्स को जल्द से जल्द पेमेंट देने की तरकीब अपनाई। जहां मार्केट में बाकी सारे रिटेल स्टोर्स सप्लायर्स का पैसा 2-2 महीनों तक और कुछ तो 3 से 4 महीनों तक भी नहीं देते, वही दमानी जी अपने सप्लायर्स को 1 वीक के अंदर ही सारा पैसा दे देते हैं। इस तरह वे अपने सप्लायर से एक क्लोज रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं और बदले में सप्लायर उन्हें बाकी सारे रिटेलर्स से ज्यादा प्रोडक्ट की सप्लाई और बाकी सभी से ज्यादा डिस्काउंट देता है। इस तरह डी-मार्ट को मार्केट में सबसे कम दामों में बल्क में सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और वो अपने कस्टमर्स को एक किराने की दुकान से भी कम दामों में सामान उपलब्ध करा पाते हैं। और जब सभी जगह से कम कीमत पर कस्टमर्स को सामान मिलता है
तो वो अपनी नीड से दुगना तिगुना सामान एक बार में ही खरीद ले जाता है। यही डीमार्ट की स्ट्रैटेजी है, सप्लाई चेन और कस्टमर बेस को मजबूत करने की। तीसरी स्ट्रैटेजी जो दामानी ने अपनाई वो है गो लोकल गो स्लो। प्रेजेंट में दामानी के ऑल ओवर इंडिया 300 से भी ज्यादा स्टोर्स है। उन सभी की खासियत यही है कि जिस क्षेत्र में वो पर्टिकुलर स्टोर खुला हुआ है उस एरिया का जो भी सबसे ज्यादा बिकने वाला पॉपुलर ब्रांड या प्रोडक्ट होगा वो डीमार्ट के उस स्टोर में जरूर बेचा जाएगा। ये एक तरीका है उस लोकल एरिया के कस्टमर्स के साथ जुड़ने का और उनसे अपना रिश्ता मजबूत करने का। दूसरा, जब उस लोकल एरिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट डीमार्ट में दुकानदार से भी ज्यादा सस्ते दामों में उपलब्ध होगा तो लोग दुकानों को छोड़कर डीमार्ट से ही खरीदना पसंद करेंगे। दामानी जी ने चौथी स्ट्रैटेजी जो अपनाई वो है स्लॉटिंग फीस की। जब डीमार्ट के स्टोर सक्सेसफुल होने लगे तो सारे सप्लायर्स चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट डीमार्ट में जरूर रखा जाए, क्योंकि एक तो डीमार्ट बाकी सारे रिटेलर्स के कंपैरिजन में जल्दी जल्दी उनके प्रोडक्ट्स को बेच देता है, दूसरा बाकी रिटेलर्स से बहुत जल्दी उनका पेमेंट भी कर देता है। तो इस वजह से सारे सप्लायर्स में एक कंपटीशन की लहर सी बन गई। इसे देखकर दामानी जी को एक आइडिया आया और उन्होंने एक मिनिमल स्लॉटिंग फीस फॉर्मूला निकाला। उन्होंने सप्लायर से कहा, हम सभी का प्रोडक्ट रखेंगे लेकिन एक शर्त है और वो है स्लॉट की लोकेशन और नंबर ऑफ स्लॉट्स के हिसाब से आपको एक मिनिमल फीस पे करनी होगी। जितने फ्रंट पर जिसका प्रोडक्ट होगा उसको बाकी के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा फीस पे करनी होगी। सारे सप्लायर्स ने दामानी जी की इस शर्त को मान लिया और इस तरह डीमार्ट का प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ गया। राधा किशन दामानी जी की इन स्ट्रैटेजीज और उनके लॉन्ग टर्म विजन के कारण डीमार्ट आज इंडिया की सबसे सक्सेसफुल कंज्यूमर रिटेलिंग चेन है। उनके प्रिंसिपल, सिंप्लिसिटी और पेशेंस की वजह से ही आज तक डीमार्ट का एक भी स्टोर कभी भी बंद नहीं हुआ। सारे के सारे स्टोर सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। उन्होंने अपने पैशन और हार्डवर्क से इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में अपनी पहचान बनाई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।